तो आज हम अपना नया टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज एनालिसिस ऑफ परफेक्ट फ्रेम्स। बट उससे पहले कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम समझते हैं फ्रेम्स क्या होता है। राइट, आपने सबने ये वर्ड पहले सुना हुआ है। राइट, फ्रेम इज नथिंग बट अगर हम बहुत सारे मेंबर्स को एक साथ ज्वाइन कर लें बाय किसी भी मीन से, राइट, इफ यू ज्वाइन सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टील फ्रेम, ओके, देन वी आर ज्वाइनिंग मैनी मेंबर्स आइदर बाय वेल्डिंग और रिवेटिंग और बोल्टिंग, देन वो हमारा क्या बन जाता है, फ्रेम। राइट, सपोज अगर हम वुडन फ्रेम की बात कर रहे हैं तो बाय नेलिंग इफ यू ज्वाइन मल्टीपल मेंबर्स ऑफ वुड देन वो क्या बन जाता है, वुडन फ्रेम बन जाता है। तो फ्रेम इज नथिंग, सपोज एक रेक्टेंगल है, ये क्या बन गया हमारा फ्रेम। अब यहां पर जो जॉइंट है वो किसी भी मोड से हो सकता है। अगर ये स्टील फ्रेम है तो हो सकता है कि ये वेल्डिंग की गई हो यहाँ पर, अगर ये वुडन फ्रेम है तो हो सकता है यहाँ पर नेलिंग की गई हो। सो दैट इज द पॉइंट। बट अगर हमें सिर्फ फ्रेम समझना हो तो हम क्या समझ सकते हैं, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेंबर्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर। Right, when we join two or more members to form a structure which can carry load, that is called as what, frame. Right, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। एग्जांपल्स क्या है, आपकी विंडो का फ्रेम, राइट, विंडो का फ्रेम, एक फ्रेम बनाया गया जिसमें आप ग्लेजिंग कर सको, राइट, या फिर डोर का फ्रेम है ना, जिसमें डोर आपका लगाया जा सके, इंस्टॉल किया जा सके, दैट इज व्हाट, डोर फ्रेम। ये सारे क्या है, फ्रेम के डेली टू लुकआउट वाले एग्जांपल्स हैं। राइट, आई होप आपको फ्रेम समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं है फ्रेम में ना। अब फ्रेम हमारे पास दो तरीके के होते हैं। राइट, जब हम फ्रेम्स की बात करते हैं मीन्स यू हैव ज्वाइन द मेंबर्स, बस अब उसकी कैपेसिटी क्या है, एक बात ध्यान से समझिए। कभी कभी मेंबर होता है कि वो मेंबर है बट वो कोई लोड कैरी नहीं कर रहा है। सपोज लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यहीं से अगर इफ आई ज्वाइन वन मेंबर हियर, राइट, और यहाँ पर लोड लगा हुआ, ये मेंबर तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये कोई लोड कैरी नहीं करेगा। जो लोड कैरी करेगा ये वाले मेंबर्स कैरी करेंगे। तो इस मेंबर की तो कोई जरूरत नहीं, इस मेंबर की तो कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि ये तो कोई रोल प्ले ही नहीं कर रहा है। राइट, सो इसी बेसिस पे वी हैव डिसाइडेड फ्रेम इनटू टू पार्ट्स। वी क्लासिफाइड, नंबर वन इज परफेक्ट फ्रेम, परफेक्ट फ्रेम, नंबर वन इज परफेक्ट फ्रेम। अब परफेक्ट फ्रेम क्या होता है, द फ्रेम हैव एग्जैक्टली द मीन्स, आप ऐसे समझ सकते हो कि जितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है फ्रेम में, राइट, पर्टिकुलर लोड को कैरी करने के लिए आपके फ्रेम में उतने ही मेंबर है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं परफेक्ट फ्रेम। मीन्स मेंबर्स आर जस्ट सफिशिएंट टू कैरी लोड, राइट, मीन्स परफेक्ट फ्रेम इज द फ्रेम विद द नंबर ऑफ मेंबर्स, विद द नंबर ऑफ मेंबर्स just sufficient to carry load। राइट, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, मतलब कोई वेस्टेज नहीं है ना। मतलब कि अगर मेंबर है वो परफेक्ट तभी होगा जब फ्रेम परफेक्ट तभी होगा जब उसमें उतने ही मेंबर्स लगाए जा रहे हैं जितने की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है, ओके। अब सपोज आपने मेंबर्स लगाए एंड लोड लगाया और आपका फ्रेम की जो शेप है वो चेंज हो गई, डिस्टॉर्ट हो गई, तब क्या होगा, क्या तब भी परफेक्ट फ्रेम? बिल्कुल नहीं। कंडीशन ही यही है कि जैसे ही लोड लगाओ देयर शुड बी नो चेंज इन शेप, नो चेंज इन शेप, तभी तो आप बोल सकते हो कि दैट पर्टिकुलर मेंबर परफेक्ट है और उसने जितना भी लोड लगाया है वो कैरी किया है। अगर वो लोड कैरी नहीं कर पा रहा है दैट मीन्स व्हाट, वो परफेक्ट फ्रेम नहीं है। राइट, तो हमारे पास डेफिनेशन क्या आती है, परफेक्ट फ्रेम इज द फ्रेम विद द नंबर ऑफ मेंबर्स जस्ट सफिशिएंट टू कैरी लोड विदाउट एनी चेंज इन शेप।
समझ में आया क्या? एक बार देख लीजिए, राइट? ओके, अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? द सेम डेफिनेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली बाय इक्वेशन। वो देखिए क्या, इट इज सेड कि अगर आपके मेंबर सफिशिएंट हैं किसी भी फ्रेम में लोड कैरी करने के लिए, देन वो मेंबर ये इक्वेशन फॉलो कर रहा होगा, m इज इक्वल टू 2j माइनस 3। मीन्स ये कंडीशन हमें मिल जाती है टू डिसाइड मैथमेटिकली वेदर योर फ्रेम इज परफेक्ट और नॉट। इफ योर फ्रेम इज परफेक्ट, तो नंबर ऑफ मेंबर्स वेयर m is number of members. In some books it is denoted as n, so it's just matter of representation numbers, and j is number of joints. I hope everyone is okay with that, where m is number of members and j is number of joints. एक सिंपलेस्ट फ्रेम ले लेते हैं। अगर हम परफेक्ट फ्रेम की बात करें तो सिंपलेस्ट फ्रेम होता है हमारे पास ट्राइंगल, एंड इट इज सेड कि जो ट्राइंगल में नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं वो जस्ट सफिशिएंट होते हैं टू कैरी आउट एनी लोड विदाउट एनी चेंज इन शेप। ओके, तो चेक कर लेते हैं। सपोज दिस इज आवर ट्राइंगल, राइट? ओके, ये वाला पार्ट क्या है? जॉइंट है, दिस जॉइंट, दिस जॉइंट, दिस जॉइंट। सो नंबर ऑफ मेंबर 1, number of member 2, number of member 3. So there are 3 members and joints again, first, then second joint and third joint. Then it is very clear that in triangle there are 3 members and 3 joints. Put the values in that equation. Members 3, joints 3 minus 3. So it gives 3 is equal to 6 minus 3, which seems like 3 is equal to 3. It seems like 3 is equal to 3 means in the triangle this condition is satisfied. That's why it is called as, that's why triangles are called as perfect frames. तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। कॉमन सेंस से अगर आप बोलो तो आप ये बोलो कि इफ योर मेंबर इज सफिशिएंट टू कैरी लोड विदाउट एनी distortion or change in shape, then it is a perfect frame and have obviously just required number of members, right? But it is not necessarily कि सारे ही frames में ये condition satisfy करें, right? अब अगर वो नहीं होता है then हमारे पास दूसरे तरीके के frames आते हैं जिसे हम बोलते हैं imperfect frames। चलो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट है imperfect frames। अब ये imperfect frames क्या होता है? Just the contradictory of perfect frames। perfect frame क्या करते थे? m is equal to 2j minus 3 वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते थे, तो imperfect frame ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अब इसका अगर हम थ्योरेटिकल मीनिंग निकालें, मीन्स देयर वुड बी मेंबर्स जिनमें नंबर ऑफ मेंबर्स आइदर कम होंगे जितने रिक्वायर्ड है और ज्यादा होंगे जितने रिक्वायर्ड है उससे, राइट? सो नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड आर लेस देन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ फ्रेम और ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द फ्रेम। वो फ्रेम कैसे बन जाते हैं? इम्परफेक्ट फ्रेम मीन्स आइदर m is greater than 2j minus 3 और m is less than 2j minus 3। जब ये कंडीशन होती है तो हमें कौन से फ्रेम्स मिलते हैं? हमें मिलते हैं इम्परफेक्ट फ्रेम्स, राइट? अब इनको भी नेम करते हैं। अगर नंबर ऑफ मेंबर्स आर ग्रेटर देन 2j minus 3, that theoretically means you provided number of members more than the required number of members, right? जितने नंबर ऑफ मेंबर्स जस्ट सफिशिएंट होते हैं आपने उससे ज्यादा प्रोवाइड किया है, ओके? और इस तरीके के फ्रेम को हम लोग बोलते हैं रिडंडेंट फ्रेम। These type of frames are known as the redundant। Redundant frames are frames where the number of members are greater than 2j minus 3 value। और इस तरीके फ्रेम्स को हम बोलते हैं डिफिशिएंट फ्रेम। डिफिशिएंट
deficient frame when the number of members are less than the value of 2j minus 3. So imperfect frame have two categories. Number one is redundant frame when the number of members are greater than 2j minus 3 value, and when number of members are less than 2j minus 3, that is deficient frame. Okay, I hope ये सारे points clear हैं आपको. But in that particular class we will discuss the analysis of perfect frame. मतलब हम perfect frames में वापस आते हैं. अब हम perfect frame को analyze कैसे करते हैं. मीन्स हमने ये तो बोल दिया कि आपने लोड लगाया and there will be no change in shape. ओके, बट जो परफेक्ट फ्रेम के मेंबर्स हैं वो उस लोड को कैसे कैरी करते हैं और मेंबर्स में नेचर क्या होता है फोर्स का, राइट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो वी विल बी बैक ऑन परफेक्ट फ्रेम्स. ओके, परफेक्ट फ्रेम में को एनालाइज करने से पहले दो चीजें समझनी है. पहला तो जैसे ही मैंने किसी भी परफेक्ट फ्रेम में कोई लोड लगाया तो इस लोड की वजह से इस परफेक्ट फ्रेम के मेंबर्स में नेचर क्या होगा, मतलब इन मेंबर्स में स्ट्रेस का नेचर क्या होगा. जैसे ही लोड लगाया यहां पर स्ट्रेस होगा, राइट. अगर आपका लोड मेंबर को कंप्रेस कर रहा है तो हम बोल देते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस है, राइट. और अगर आपका फोर्स या फोर्स की वजह से आया हुआ रिएक्शन आपके मेंबर को स्ट्रेच कर रहा है या इलोंगेट कर रहा है, देन वी वुड से कि टेंसाइल स्ट्रेसेस है. लेट्स से यहाँ पर ये रिएक्शन है, मेंबर में यहाँ पर ये रिएक्शन है. नाउ वी वुड डिसाइड कि कौन सा मेंबर कंप्रेस हो रहा है और कौन सा मेंबर इलोंगेट हो रहा है, राइट. यहाँ से अपवर्ड फोर्स लग रहा है, यहाँ से डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है. यानी ये वाला मेंबर, इफ यू नेम इट ABC, यानी मेंबर AB इज श्योरली अंडर द कंप्रेशन, क्योंकि ये फोर्स ऊपर से कंप्रेस कर रहा है, B पे जो रिएक्शन लग रहा है वो नीचे से कंप्रेस कर रहा है. मीन्स मेंबर इज कंप्रेस्ड, बट ये मेंबर का नेचर नहीं है. क्यों, समझो इस बात को. ये फोर्स का नेचर है. दिस इज द नेचर ऑफ दैट लोड, है ना. एक रेंडम अमाउंट ले लेते हैं, सपोज 20 किलो न्यूटन. दिस इज द नेचर ऑफ 20 किलो न्यूटन कि वो मेंबर को क्या करे, कंप्रेस करे, राइट. अब मेंबर जैसे रिएक्ट करेगा, दैट इज द नेचर ऑफ मेंबर. समझ में आया, राइट. सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं. अगर, वैसे थोड़ा वायलेंट एग्जांपल है, कभी अप्लाई मत करिए. सपोज आपने किसी को थप्पड़ मारा, राइट. ये थप्पड़ मारने वाला काम कर रहा है 20 किलो न्यूटन मेंबर को. अब उस थप्पड़ का रिस्पॉन्स जो करेगा वो मेंबर का नेचर है. अगर मैं ये बोलूं कि सामने वाले का नेचर क्या है, अगर वो थप्पड़ सह जाएगा, है ना, तो वो थोड़ा सा पीसफुल है. अगर आपको एक और लगा देता है तो दैट इज एग्रेसिव. सो मेंबर का नेचर हम कैसे निकालेंगे. लोड ट्राई कर रहा है कि कंप्रेस करे, तो मेंबर का नेचर होगा टेंसाइल, राइट. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. सिमिलरली इस मेंबर के साथ भी यही होगा, कंप्रेस करने का ट्राई हो रहा है तो नेचर कैसा होगा, टेंसाइल होगा, राइट. इस मेंबर की बात करिए, एक लोड इधर है, एक लोड इधर है, मतलब ये इस तरीके से कर्व करेगा, और कर्व करेगा तो इलोंगेट होगी सरफेस. इलोंगेट होगी सरफेस तो टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगी, बट वो किसकी वजह से आएंगी, रिएक्शन की वजह से. वो मेंबर का नेचर नहीं है. मेंबर का नेचर इसके जस्ट उल्टा होगा, क्योंकि वो जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है उसको ब्रेक करने का ट्राई करेगा या रजिस्ट करने का ट्राई करेगा, तो खुद को क्या करेगा, खुद को करेगा कंप्रेस, राइट. इस तरीके से हम नेचर डिसाइड करते हैं इन सम केसेस. बिकॉज यहाँ पर मेंबर्स कम है तो हमारा डिसीजन हो सकता है कि सही निकले, बट जब मेंबर्स ज़्यादा होते हैं तो बाय दिस लॉजिक थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. सो जब आप न्यूमेरिकली वैल्यू निकालोगे तो दैट माइट कम एज निगेटिव, एंड दैट शोज द नेचर यू हैव एज्यूम्ड इज नॉट राइट. द नेचर इज जस्ट अपोजिट टू व्हाट यू हैव एज्यूम्ड. ओके, अब इसकी नेमिंग भी देख लेते हैं. फोर्स जिधर से आ रहा होता है, मतलब फोर्स का ओरिजिन जो है उसको हम पहले लिखते हैं. फोर्स जिधर जा रहा होता है, मतलब उसका जो डेस्टिनेशन है उसको हम बाद में लिखते हैं. सपोज इस फोर्स का नेम करेंगे हम, सो दैट वुड बी FAB, because force is coming from A and going towards B. Similarly, this force is FBA. Force is coming from B and going towards A. Similarly, this force is FCA and this force is FAC. This force is FBC and this force is FCB.
ओके, आई गेस नॉमेनक्लेचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्सेस के नेम कैसे डिसाइड करेंगे, नेचर कैसे डिसाइड करेंगे, दैट इज क्लियर, राइट। इसके अलावा हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी, देयर आर सम assumptions बिफोर द एनालिसिस ऑफ परफेक्ट फ्रेम। देयर आर सम assumptions। पहला assumption कि जो सारे जॉइंट्स हैं वो पिन पॉइंटेड हैं, राइट। इन सम केसेस ये पिन पॉइंटेड नहीं होते हैं, बट हम ये एज्यूम करते हैं कि सारे जो जॉइंट्स हैं वो क्या है, पिन पॉइंटेड है। मीन्स ऐसे लिख देता हूं कि जो जॉइंट्स हैं दैट आर पिन पॉइंटेड, राइट। दूसरा एजम्पशन जो कि बहुत इजीली आप बता सकते हैं कि अगर हम परफेक्ट फ्रेम का एनालिसिस कर रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि जो फ्रेम है वो क्या है, परफेक्ट है, राइट। तीसरा, जो लोडिंग करेंगे हम वो सिर्फ जॉइंट में करेंगे, हम कभी मेंबर में कहीं नहीं करेंगे, राइट। क्योंकि जब जॉइंट पे लोडिंग करते हैं तो जॉइंट लोड को ट्रांसफर कर देता है मेंबर्स के थ्रू, बट मेंबर पे हम लोडिंग करते हैं तो मेंबर के जिस पार्ट में लोडिंग होता है वो कैरी करने का ट्राई करता है और वहां पर हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलता है, और जैसे डिफ्लेक्शन मिलेगा परफेक्ट फ्रेम तो होगा नहीं, है ना। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर आपने लोडिंग की तो ये मेंबर इस तरीके से जाएगा, है ना। वैल्यू क्या है, कितने एक्सटेंट तक जाएगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट जाएगा। और अगर जैसे ये शेप चेंज हुआ तो परफेक्ट फ्रेम का डेफिनेशन गलत हो जाता है। इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ कहां पर करते हैं, ज्वाइंट पर करते हैं। जैसे ही आप ज्वाइंट पे करोगे तो ये दोनों मेंबर एक दूसरे को रजिस्ट करेंगे और अपनी पोजीशन सेफ रखेंगे, मींस शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। तभी हम ये एज्यूम करते हैं कि लोडिंग कहां पर होगी, सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंट्स, राइट। एंड फोर्थ एजम्पशन, सी ये लोड आपने लिया है, अब आप इसके लिए नेचर देख लिया आपने, जो मेंबर्स लगाए हैं उसका भी तो कुछ लोड होगा, राइट। बट हम ये एज्यूम नहीं करते, राइट। हम सिर्फ ये मानते हैं until or unless it is directly given in the question that please assume the weight of the members, तब हम weight of the member consider करेंगे। either for us the weight of the member is weight of members regarded as negligible, weight of the members regarded as negligible, right। I hope clear है। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। अब एनालिसिस तो कर रहे हैं, बट एनालिसिस कितने टाइप का होता है। सो हमारे पास दो तरीके के मेथड होते हैं एनालिसिस के। पहला मेथड ऑफ ज्वाइंट जो हम पढ़ने वाले हैं, दूसरा होता है मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ सेक्शन। दोनों मैं समझा देता हूं, बट हम आज का जो एनालिसिस है वो सिर्फ करेंगे मेथड ऑफ ज्वाइंट से, राइट। सपोज ये अब यहां पर तीन ज्वाइंट है। मेथड ऑफ ज्वाइंट सेज कि आप इंडिविजुअल एक एक ज्वाइंट को पकड़िए, राइट, और उसमें जो फोर्सेस आ रहे हैं उनको बैलेंस करिए, राइट। क्योंकि अगर सपोज वर्टिकल फोर्स और वर्टिकल फोर्स में अपवर्ड वर्टिकल एंड डाउनवर्ड वर्टिकल बैलेंस नहीं होंगे, दैट मीन्स शेप चेंज है। सपोज फॉर एग्जांपल इफ अपवर्ड फोर्स इज 20 kilonewton and downward force is 10 kilonewton, means your member is going upward with the force of 10 kilonewton, right। so अगर आपने सारे horizontal force को बैलेंस कर लिया सारे joints में, मतलब अगर ये वाला joint बैलेंस्ड है, राइट, अगर आपने ये वाला joint लिया and this joint is balanced, this is not moving, similarly जब ये वाला joint लिया ये भी बैलेंस्ड है, ये वाला लिया ये भी बैलेंस्ड है, that means अगर तीनों joint अपनी पोजीशन पे हैं तो with the help of these joints all the member will be automatically on their position, right। that is the method of joints। method of joints is pick individual joints, make the forces in equilibrium, means balance the forces and assure that your joint is not moving। और अगर ऐसा हो गया सारे joints को आपने individually कर लिया, that means जो आपका फ्रेम है दैट वुड रिमेन एज परफेक्ट फ्रेम एंड जो फोर्सेस हैं दैट वुड बी इन इक्विलिब्रियम। नाउ सेक्शन सेज जॉइंट के बारे में मत सोचो, कट योर सेक्शन, राइट। सपोज मैंने ये सेक्शन यहां से कट किया,
डाउट? अब इस सेक्शन में अगर ये वाला सेक्शन ले रहे हो आप तो इसमें एक ज्वाइंट है, इस वाले सेक्शन में दो ज्वाइंट है। कहते हैं ऐसे ट्रीट करो कि आप सेक्शन लो, राइट, ताकि आप पूरे फ्रेम को कंसीडर कर पाओ, इतने सेक्शंस लेने। बट इसमें ज्वाइंट का मतलब नहीं है, सेक्शन का मतलब है हम देखेंगे कि मेंबर्स में कितना लोड आ रहा है। ओके, दोनों सेक्शन दोनों मेथड आर क्वाइट यूजफुल and accurate up to the extent, but method of joint is comparatively have the lesser calculation, means mathematically थोड़ा सा easy पड़ता है, इसलिए we will analyze the frame firstly by the method of joints। एक बार देख लीजिए, कुछ लिखना है लिख लीजिए, else we'll straight move to the question। Okay, so एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देयर इज अ परफेक्ट फ्रेम, थोड़ा सा मैं डायग्राम बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। एक परफेक्ट फ्रेम है, दैट इज जिसमें लोड लग रहा है लेट्स से 80 किलोमीटर। ओके, और this member is A, support, this is B and this is C। मेंबर्स के नेचर जैसे हमने डिसाइड किए थे वैसे डिसाइड कर लेते हैं। ये कंप्रेस होगा तो दैट वुड मूव दिस वे, एंड ये elongate होगा तो ये अपने आप को कंप्रेस करेगा। नेम अगेन F B A, दिस इज F A B, दिस इज F BC, CB, AC and FCB, right? I hope it's clear. Okay. अब यहाँ से reactions हैं तो that would be what RB and that would be RC। इनकी लेंथ दी हुई है, this is 5 meter, this is I guess 4 meter, so this is 3 meter and this is 4 meter। Okay, now it is asking in every member find the magnitude of the force and the nature of the force, right? अगर नेचर हमने ठीक माना है तब तो हमें पता है कि ये टेंशन में है, ये टेंशन में है, ये कंप्रेशन में। बट अगर हमसे कोई गलती हो गई है देन क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, मतलब कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अगर सपोज यहाँ पर जो फोर्स आया है दैट इज कमिंग -14, okay, then you can say the nature is not compressive, nature is tensile and the magnitude is 14 kilonewton, right? चलो, okay, फर्स्ट स्टेप जो सबसे पहला स्टेप है वो इसमें करेंगे एंड दैट इज फाइंडिंग एंगल्स। क्योंकि फ्रेम ये फोर्सेस कैसे रिजॉल्व होंगे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में, दैट वुड डिपेंड ऑन द एंगल। तो हम सबसे पहले एंगल निकाल लेते हैं। अब देखो ये 5 है, राइट, ये 3 है, ये 4 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह लग रहा है, राइट, एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड इन राइट एंगल ट्रायंगल द एंगल बिटवीन बेस एंड लेंथ इज व्हाट 90 डिग्री, देन दिस एंगल इज सीम्स टू बी व्हाट 90 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल बी एंड एंगल सी। फॉर फाइंडिंग एंगल बी एंड एंगल सी वी हैव समथिंग इन माइंड एंड दैट इज नोन एज द sine rule, right? So by applying sine rule, and sine rule says a upon sine b, sorry, sine a, this is equal to b upon sine b is equal to c upon sine c, okay, where a is the distance between what, देखो ये a साइड होगा, a एंगल के सामने वाला साइड, मीन्स इफ यू टॉकिंग अबाउट एंगल a देन दिस साइड a इज द डिस्टेंस बिटवीन b एंड c, राइट, ओके, जो भी साइड ले रहे हो उसके सामने वाला एंगल, ओके। सो साइड इज 5 अपॉन साइन 90, दिस इज इक्वल टू व्हाट, कौन सा लोगे 4 अपॉन साइन b, दिस इज इक्वल टू 3 अपॉन साइन c। देख लीजिए एक बार, कोई डाउट हो तो a अपॉन साइन है, b अपॉन
sin B is equal to C upon sin C, where A, B, C are 5, 4 and 3. So 5 upon sin 90 is equal to 4 upon sin B is equal to 3 upon sin C. यहाँ से sin B की वैल्यू क्या आ जाएगी? sin 90 is what? sin 90 is 1. So we can say sin B is equal to 4 upon 5 and sin C is equal to 3 upon 5. राइट? जब आप ये इक्वेट करोगे तो sin C का वैल्यू 3 upon 5 आ जाएगा. जब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो sin B का वैल्यू 4 upon 5 आ जाएगा. सॉल्व करके देखिएगा, सबके पास कैलसी है. यहाँ से B का वैल्यू आता है 53.13 डिग्री, 53.13 डिग्री एंड C का वैल्यू आता है 36.87 डिग्री, 36.87 डिग्री. दिस वैल्यू इज 53.13 डिग्री and this value is 36.87 degree. ओके, यहाँ पर हमारा पहला स्टेप हो जाता है टू फाइंड आउट एंगल्स. आई होप यू ऑल आर ओके विथ दिस, राइट? नेक्स्ट स्टेप, फाइंड रिएक्शंस. फाइंड रिएक्शंस, राइट? ओके, अब रिएक्शंस का तो सेम फॉर्मूला है जैसे हमने शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में रिएक्शंस निकालते थे. सिग्मा ऑफ V इज इक्वल टू 0 मींस समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इज 0 मींस समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस. वेयर आर द वर्टिकल फोर्सेस? RB इज द वर्टिकल फोर्स, RC इज द वर्टिकल फोर्स एंड AT इज द वर्टिकल फोर्स. RB and RC are going upward and AT is coming downward. Right? So if upward forces are positive, then we can say they would be added, yani RB plus RC, and if upward forces are positive, downward would be automatically what? Negative. Then AT will be negative, and this is equal to 0. From here we get this equation that RB plus RC is equal to what? AT. RB plus RC is what? AT. Next. टेक्निकली देयर आर नो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अप्लाइड, राइट? देखो, किसी भी फोर्स का इम्पैक्ट हॉरिजॉन्टल हो सकता है, फोर्सेस रिजॉल्व होकर हॉरिजॉन्टल बन सकते हैं, बट देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अप्लाइड मींस हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम 0 लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑल द रिएक्शन यू विल गेट इज 0, राइट? नेक्स्ट इज व्हाट? दैट इज फर्स्ट थिंग वी डू एंड द सेकंड इज सिग्मा ऑफ m एट एनी ऑफ द सपोर्ट इज 0. We consider that moment at support is 0. So supports are at B and C. किसी भी वैल्यू पे आप moment 0 ले सकते हैं, right? And when you will take the moment 0, you will find the one reaction. Okay, so let's say sigma MB is equal to what? 0. Okay, MB. अब इसके अबाउट हम moment ले लेते हैं. सबसे पहले RC into 5 कैसा होगा? क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, एंटी क्लॉक. पहले तो आरबी का ले लो. आरबी का मूवमेंट बी के अबाउट कितना होगा? 0 बिकॉज डिस्टेंस इज 0. नाउ आरसी का मूवमेंट, फोर्स इज आरसी, डिस्टेंस इज 5 यानी आरसी इनटू 5. ओके, ये तो मूवमेंट का वैल्यू हो गया. डायरेक्शन क्या है? आरसी इज गोइंग अपवर्ड. अपवर्ड मींस इट इज मेकिंग एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज देन इट वुड बी नेगेटिव. सो -5 आरसी. ओके, नाउ जहां पर बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, मूवमेंट ऑफ 80 किलोन्यूटन फोर्स. द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द फोर्स इज, सॉरी, मूवमेंट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वेयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, राइट? तो मतलब ये वाला डिस्टेंस नहीं होगा, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन बनाइए, दैट वुड बी दिस, एंड इस पॉइंट से इस लाइन ऑफ एक्शन पे perpendicular डालिए. Means this distance would be what? The perpendicular distance required to find out the moment of 80 kilonewton force above the point P. Okay, and this distance is what? See, this is a right angle triangle. This is the hypotenuse. This is the base. Right? In the right angle triangle, यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ, अगर मुझे base निकालना होता है, then hypotenuse cos theta and theta हमें पता है, right? Hypotenuse cos theta means what? That would be 3 into cos 53.13 degree. Okay, and अब ये कैसा ले जाएगा? देखो, ये नीचे ले जा रहा है, ये फोर्स यहाँ पे लग गया, आपकी लाइन ऑफ एक्शन इज एट दिस पॉइंट, डाउनवर्ड ले जा रहा है एंड द मूवमेंट इज क्लॉकवाइज. सो प्लस हाइपोटेनस इज 3 cos
53.13 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 0, राइट? ओके, अब यहाँ पर हमने दिस वुड बी डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई 80, फोर्स है ना, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस गिव्स यू द मोमेंट, दिस वुड बी 0। ये सॉल्व करोगे, गेट द वैल्यू ऑफ RC, मेरे पास जो वैल्यू है वो मैं लिख देता हूँ, आप कैलकुलेशन खुद करिएगा। दिस इज 28.8 किलो न्यूटन, द वैल्यू इज 28.8 किलो न्यूटन, एंड जैसे ही आप ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ RB, एंड I have the value of RB is 51.2 kilonewton, 51.2 kilonewton, right? I hope यहाँ तक क्लियर है सभी को। अपने आप सॉल्व करिए, वैल्यूज निकालिए। ओके, नेक्स्ट थर्ड स्टेप में मूव करते हैं, एंड दैट इज फाइंडिंग फोर्स ऑन द मेंबर्स। थर्ड स्टेप में आ जाते हैं, दैट इज एनालिसिस, राइट? अब मेथड ऑफ ज्वाइंट से कर रहे हैं, तो सबसे पहले एक ज्वाइंट सिलेक्ट करते हैं। लेट्स से सेलेक्ट द ज्वाइंट बी, अब जैसे ही ज्वाइंट बी सिलेक्ट करोगे, आप बना दीजिए यहाँ पर जो जो भी फोर्सेस लग रहे हैं ज्वाइंट बी में। दिस इज योर ज्वाइंट बी, ओके, यहाँ पर RB लग रहा है, दिस फोर्स इज व्हाट, FBC, RB का वैल्यू आपको पता है, एंड दिस फोर्स इज व्हाट, FAB, एंड द एंगल इज गिवन 53.13 डिग्री, राइट? एंड द वैल्यू ऑफ RB इज 51.2 किलोमीटर, 51.2 किलोमीटर। देखो बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ फोर्स रिजॉल्व करना आना चाहिए, सो दैट यू कैन इक्वेट दी वर्टिकल फोर्सेज एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेज। ओके, अब देखो ये तो पहले से हॉरिजॉन्टल है, पहले से वर्टिकल है, देन देयर इनको तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिजॉल्व किसे करना है, FAB। अब ये रिजॉल्व कैसे होगा, तरीके से हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेज में इस तरीके से करना है कि जिस फोर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं वो बीच में आ जाए। नाउ दिस इज 53.13, सो दैट वुड बी 53.13 डिग्री, एंड विद फोर्स जो कंपोनेंट आता है दैट गोज इन cos थीटा, सो दैट वुड बी व्हाट, FAB cos 53.13 डिग्री, एंड दिस वुड बी FAB sin 53.13 डिग्री। बहुत सिंपल है, राइट? अब जैसे कि आपके पास क्लियर हो गया, अब आपके पास सिर्फ दो चीजें करनी है। पहला, सिग्मा V इज इक्वल टू 0, मीन्स वर्टिकल फोर्सेज इक्वेट कर दीजिए, मीन्स अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अब अपवर्ड सिर्फ RB है एंड डाउनवर्ड सिर्फ FA sin 53.13 है, यानी यू वुड से RB इज इक्वल टू FAB sin 53.13 डिग्री, एंड RB का आपको वैल्यू पता है, एंड दैट इज 51.2 डिवाइडेड बाय sin 53.13 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, FAB। इसको सॉल्व करोगे, आपके पास FAB का वैल्यू आ जाएगा, एंड FAB का वैल्यू जो मेरे पास है दैट इज 64 किलो न्यूटन। आप अपने आप सॉल्व करिए, FAB का जो मेरे पास वैल्यू है दैट इज 64 किलो न्यूटन। सिमिलरली जब हॉरिजॉन्टल फोर्सेज इक्वेट करोगे आप, राइट, लेट्स इक्वेट द हॉरिजॉन्टल फोर्सेज, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव मान लो, लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव मान लो, दोनों को इक्वेट करना है। राइट हैंड साइड फोर्स इज व्हाट, FBC, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड FAB cos 53.13 degree, right? Okay, you have got the value of FAB, put कर दीजिए, so FBC comes 64 cos 53.13 डिग्री, so FBC यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू आ जाती है that is 38.4 किलोमीटर, 38.4 किलो न्यूटन। बहुत सिंपल है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्वेट कर दिया, वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट कर दिया। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। फोर्सेस को रिजॉल्व किया, सिर्फ एक इंक्लाइन फोर्स था, उसको रिजॉल्व किया हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल इक्वेट किया, वर्टिकल इक्वेट किया, दैट इज ऑल। आई गेस इट इज क्लियर, आई गेस इट इज क्लियर। ओके, नाउ मूव टू द जॉइंट C। ओके, नाउ जॉइंट C। जॉइंट C में ये वाला जॉइंट कंसीडर करेंगे, राइट? जैसे ये वाला जॉइंट कंसीडर करेंगे,
this is RC, this is FCB and this is FAC and RC का वैल्यू आपको पता है, RC का वैल्यू है 28.8 राइट। अब यहाँ पर भी सिर्फ ये FAC क्या है, इंक्लाइंड फोर्स एंड दैट एंगल इज गिवन 36.87 राइट। रिजॉल्व करिए फोर्स को, ये 36.8 है, दैट वुड आल्सो बी 36.87 डिग्री, दिस वुड बी व्हाट FAC cos 36.87 degree and this would be FAC sin 36.87 degree. Now it is very simple again. Equate the vertical forces, equate the horizontal forces. Now if sigma v is equal to 0, vertical forces RC is equal to downward forces FAC sin 36.87 degree. RC का वैल्यू पुट करोगे, FAC का वैल्यू आ जाएगा 28.8 डिवाइडेड बाई साइन 36.87 डिग्री। वैल्यू सॉल्व करिए इसे एंड गेट द आंसर ऑफ FAC एंड इट इज कमिंग 48 किलो न्यूटन, इज कमिंग एज 48 किलो न्यूटन। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर इक्वेट करेंगे राइट, हॉरिजॉन्टल फोर्स में राइट हैंड साइड वाला फोर्स FAC cos 36.87 degree, 87 degree. This is equal to what? FCB right. FAC का वैल्यू आपको पता है, यानी FCB क्या हो जाएगा? FCB will be equal to 48 cos 36.87 degree. इसको सॉल्व करिए, FCB का वैल्यू आता है 38.4 किलो न्यूटन, FCB का वैल्यू आता है 38.4 किलो न्यूटन। नाउ इफ यू रिमेंबर FBC का वैल्यू भी यही आया था एंड इट इज प्रीटी लॉजिकल कि सेम वैल्यू आना चाहिए बिकॉज मेंबर तो सेम है, एक ही मेंबर में दो वैल्यूज तो होंगी नहीं राइट, सेम ही वैल्यूज होंगी। सो FBC इज व्हाट 34 मींस अगर आप BC मेंबर पे फोर्स बताओगे तो नेचर क्या होगा, बिकॉज दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है तो मेंबर इज कंप्रेसिव एंड द मैग्नीट्यूड इज व्हाट 38.4 किलो न्यूटन। I hope it is clear to everyone, right? Now, अगर टेक्निकली देखें तो हमारे पास सारे मेंबर्स आ चुके हैं, राइट? मीन्स हमें AB पर भी वैल्यू मिल गई है, AB पर वैल्यू कितनी आई थी, आई गेस 64 किलो न्यूटन। हमें BC पर भी वैल्यू मिल गई है और हमें AC पर भी वैल्यू मिल गई है, यानी सारे मेंबर्स का काम हो गया है। बट एक ज्वाइंट अभी बचा है और वो ज्वाइंट वर्क कर सकता है किसके लिए, क्रॉस चेक करने के लिए कि जो हमने किया है वो ठीक है कि नहीं, राइट? जल्दी से क्रॉस चेक करते हैं, देखते हैं। Okay, now the last joint is joint A. Joint A बना लेते हैं, ये है, यहाँ पर 80 किलो न्यूटन लग रहा है and this force is what FBA, this force is what FC, right? Okay, जल्दी से रिजॉल्व कर लेते हैं, दो फोर्स है, ये रिजॉल्व होगा इस तरीके से एंड सिमिलरली ये रिजॉल्व होगा इस तरीके से। अब ये वाला एंगल कितना गिवन था, ये वाला एंगल गिवन था 53.13 डिग्री। अरे यार ये 53 है ना, तो अगर यहाँ से मैं ये लाइन डालूंगा ये भी 53 होगा, यहाँ से ये लाइन डालूंगा ये भी 53 होगा एंड दैट इज व्हाट 36.87 डिग्री, राइट? अब अगर इसके साथ एंगल है तो ये कॉस में जाएगा, यानी FBA cos 53.13 डिग्री एंड दिस विल बी व्हाट FCA cos 36.87 डिग्री, right? This is what FBA sin कितना, FBA sin 53.13 degree and this is FCA sin 53.13 degree। now कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है आपको और क्रॉस चेक करना है। मीन्स अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन से हैं, अगर मैं सिग्मा v इज इक्वल टू 0 रखता हूं तो ये दोनों फोर्सेस ऐड होंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे, राइट? यानी FBA sin 53.13 डिग्री प्लस FCA sin 53.13 डिग्री एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट 80, राइट? आपके पास FBA का वैल्यू भी है, FCA का वैल्यू भी है, पुट करो। अगर ये 80 इज इक्वल टू 80 आ जाता है मीन्स आपकी वैल्यूज
ठीक है। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल फोर्स में आना चाहिए क्या, FBA cos 53.13 डिग्री, दिस इज इक्वल टू FCA cos 36.87 डिग्री। अगर ये क्वेश्चन आती है आपको FBA और FCA की वैल्यू पुट करके, मतलब आपने जो कैलकुलेशन किया है वो ठीक है, राइट। सो दैट इज द एनालिसिस। अब अगर आपको बताना है कि मेंबर कितना है तो मैग्नीट्यूड आ गया है, हमने जो साइन कन्वेंशन माना था दैट वाज राइट, सो वी कैन से दी tensile nature for FAB the nature is tensile and magnitude is this, for FBC the nature is compressive and the magnitude is what is calculated, and for the AC the nature is what, tensile and the magnitude we have already calculated. So that was the analysis of perfect frame. I hope आपको समझ में आया. If you have any doubt you can contact me. Please keep studying. Have a good day.